अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िक्स टीचर सिबगा रफ़ीक। हमारा प्रीवियस टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था कूलम्स लॉ, और आज हम चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर फिज़िक्स का जो है वो टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर जो है वो हम अपनी डेली रूटीन में देखें और किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हमने फोर्स लगानी हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने इस पेंसिल को उठाना है, ठीक है। तो अब इसको उठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं उठाऊंगी तो अपने हाथ से इस पेंसिल को। तो अब उठाऊंगी कैसे? तब तक मैं इस पेंसिल को उठा नहीं सकती जब तक मेरा हाथ का और इस पेंसिल का आपस में कांटेक्ट नहीं हो जाता। ऑलराइट, अब देखिए मैंने इस पेंसिल को उठाया है, इट मीन्स देर इज़ अ कांटेक्ट बिटवीन माई हैंड एंड द पेंसिल। जैसे ही ये कांटेक्ट ख़त्म हुआ, पेंसिल दोबारा अपनी जगह पे गई है। इट मीन्स आपने ये देखा कि जैसे ही कांटेक्ट हुआ मेरे हाथ और पेंसिल के दरमियान, तो ये पेंसिल जो है वो ऊपर आई। इसका मतलब ये है कि फोर्स के अप्लाई होने के लिए कांटेक्ट ज़रूरी था पेंसिल और हैंड के दरमियान। इसी तरह डेली रूटीन में जितनी भी एग्जांपल्स हम देखें, तो फोर्स के अप्लाई करने के लिए कांटेक्ट का दो बॉडीज़ के दरमियान कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस जिनको एक्ट करने के लिए कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है, ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जिनमें कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे कि हमने पढ़ा है और देखा भी है कि ये देखें, जैसे ही मैंने पेंसिल को उठाया था तो इट मीन्स कि इस पेंसिल को उठाने के लिए तो मेरा हाथ का और पेंसिल का कांटेक्ट होना ज़रूरी था, इट इज़ द कांटेक्ट फोर्स। लेकिन जैसे ही मैं इस पेंसिल को यहाँ से छोड़ती हूँ तो पेंसिल ऑटोमेटिकली, ये देखें मेरे हाथ में, जैसे ही मैं इस पेंसिल को छोड़ रही हूँ पेंसिल ऑटोमेटिकली ज़मीन की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। तो वो कौन सी फोर्स है जो ज़मीन की तरफ इस पेंसिल को खींचती है? द फोर्स इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अगर आप गौर करें तो पेंसिल यहाँ पर है, ठीक है जी। अब जैसे ही देखिए मैं इसको छोड़ूंगी पेंसिल को, चले मैं लिड कर लेती हूँ ताकि प्रोमिनेंट आपको नज़र आ जाए। ये लिड को जैसे ही मैं छोड़ूंगी तो देखिए, अब जैसे मैं छोड़ूंगी लिड का और ज़मीन का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये लिड नीचे की तरफ जाएगा, ये देख, ठीक है। इसका मतलब ये कि इस टाइम लिड और ज़मीन के दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये लिड नीचे ज़मीन की तरफ गया है। तो ऐसी फोर्सेस जिनको कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ऑल राइट, तो अच्छा, ये ज़मीन की तरफ गया था, वो कौन सी फोर्स थी? दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन की तरफ ये गया। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो हमने देखा है कि अगर मैं दो बार मैग्नेट्स यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, ये नॉर्थ पोल है इसका और ये साउथ पोल है, और ये भी एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर लेती हूँ, बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ठीक हो गया जी। अब हमें पता है कि ये जो है वो क्या है? बार मैग्नेट, ठीक है। अब बार मैग्नेट्स जो हैं वो दोनों के नॉर्थ पोल आमने सामने। नॉर्थ पोल जब दोनों बार मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे, तो चूंकि ये दोनों पोल सेम है तो ये मैग्नेट्स आपस में क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। मतलब अभी ये आपस में टच नहीं है, फिर भी एक दूसरे पे क्या करेंगे? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये क्यों होता है जबकि दोनों जो मैग्नेट्स हैं वो आपस में इन कांटेक्ट भी नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मैग्नेट्स जो हैं, इन दोनों मैग्नेट्स के दरमियान जो है वो फोर्स कौन सी है? फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट क्यों? कि दो मैग्नेट्स अभी आपस में जुड़ते नहीं हैं, उससे पहले ही एक दूसरे को धकेलना या अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स। ऑल राइट, अच्छा जी। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पर लिड था और जैसे ही मैंने लिड को फेंका ज़मीन की तरफ गया, तो हमने कह दिया नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन वो कौन सी चीज़ थी जिसने लिड को ज़मीन की तरफ खींचा? दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स।
लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो अर्थ के अंदर है ना, तो हम उसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि देखें जी, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि हमें पता है जी, ये जो है ना, ये बड़ी देर तक कन्फ्यूजन रही थी। हाँ जी, तो फिर हम बात ये कर रहे थे कि बहुत देर तक ये कन्फ्यूजन चलती रही कि ज़मीन जो है वो किस वजह से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, जबकि ऑब्जेक्ट उसके साथ इन कांटेक्ट भी नहीं होता। तो फिर ये बात जो है वो सामने आई कि जो ज़मीन है उसके इर्द गिर्द एक फील्ड मौजूद होती है। ज़मीन के इर्द गिर्द एक फील्ड मौजूद होती है, मतलब एक रीजन मौजूद होता है, एक ऐसा इलाका होता है कि जब उस इलाके में कोई ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट जो है वो चाहे ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट हो या ना हो, चूंकि उस फील्ड के साथ इन कांटेक्ट होता है, इस वजह से वो फील्ड ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। समझ आइए बात की। इसी तरह से मैग्नेट्स के केस में है कि मैग्नेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हों या ना हो, मैग्नेट्स के इर्द गिर्द जो है वो उनकी फील्ड मौजूद होती है। तो चूंकि ये मैग्नेट्स आपस में इन कांटेक्ट नहीं है, लेकिन इनकी फील्ड्स तो आपस में कांटेक्ट में है ना, इस यही फील्ड्स जो है उनकी वजह से ये जो मैग्नेट है यहाँ तो वो रिपेल करता है एक दूसरे को, यहाँ फिर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है, दोनों जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये हमने कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब चूंकि ये दोनों जो पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों चार्जेस आपस में इन कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है। अब आप लोग समझ गए होंगे, प्रीवियस सारी एग्जांपल इसी से रिलेटेड थी कि ये दोनों आपस में इन कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन जो इनके इर्द गिर्द इनकी फील्ड मौजूद है वो तो आपस में इन कांटेक्ट है ना, तो वो फील्ड्स एक दूसरे पे जो है वो क्या करती हैं, फोर्स अप्लाई करती हैं। ऑल राइट। तो जी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्क्राइब करने वाला जो शख्स था दैट वाज माइकल फैराडे। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ आप लोग समझ चुके होंगे, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम। द रीजन अराउंड the region around the charge in which it exerts electrostatic force of attraction or repulsion on another charge is called electric field। ठीक हो गया जी। अब मैं आपको जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है जी। हाँ जी, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज। ठीक है। अब ये इंट्रिंसिक क्या चीज़ है, इंट्रिंसिक का क्या मतलब है। इंट्रिंसिक कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, जैसे हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो उसकी जो है वो अपनी अंदरूनी सलाहियत, मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल कहते हैं जी, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज क्यू, तो हमें पता है इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या मौजूद है, फील्ड मौजूद है। अब ये तुम्हें पता है जी चार्ज है, चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड मौजूद है, क्या हम ये बता सकता है कोई कि इस चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड क्यों मौजूद है।
नो, वी हैव नो आंसर। इसका मतलब ये कुदरती इसकी अपनी अंदरूनी एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है कि जहाँ जब भी चार्ज मौजूद होगा तो उसके इर्द गिर्द फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी प्रॉपर्टी ये है जी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? सपोज हमारे पास एक चार्ज था जो हमने कंसीडर किया हुआ था, दैट इज़ चार्ज, और उसके इर्द गिर्द जो है वो फील्ड मौजूद थी, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखने में आपको ये लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सिर्फ इस हिस्से तक कन्फाइन है, इससे के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्फिनिट डिस्टेंस तक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो जगह है वो लिमिटेड सी है, इसलिए हम उसे इन्फिनिट तक जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम कह देते हैं, हम इस तरह से इसको सपोज कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई एंड नहीं है, वो इन्फिनिट तक जाती है। जिस तरह हम कहते हैं कि जो ज़मीन है, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है और यहाँ पर नहीं है। आपको पता है कि जो अर्थ है, मून अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। किस वजह से रिवॉल्व कर रहा था? वो कौन सी फोर्स है जो मून को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करवाती? दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी मौजूद होती है, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जैसे हम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ज़मीन की सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे टॉप की तरफ, तो ग्रेविटी जो है वो ऐसे ऐसे डिक्रीज करती जाती है। सिमिलरली चार्ज से जब हम दूर जाते जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉसिबल है कम होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बस यहाँ तक के आगे नहीं है। हाँ, डिक्रीज़ कर जाती है, लेकिन वो इन्फिनिट तक होती है। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर एंड्स। ऑलराइट, अब हम जाते हैं जी तीसरी प्रॉपर्टी है जी कि थर्ड प्रॉपर्टी है ओनली like fields interact with each other, interact with each other। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है, दैट इज़ द मैसिव बॉडी, ठीक है, इसका कोई ना कोई मैस है, तो डेफिनेटली इसके साथ कोई दूसरी मैसिव बॉडी जो है वो इंटरेक्ट कर सकती है। यहाँ अगर हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, ये अर्थ है, तो यहाँ पर मैंने अर्थ से किसी हाइट पर कोई बॉल जो है वो फेंकी, तो बॉल और अर्थ आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो है बॉल और अर्थ दोनों के इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। इसी तरह जो है वो अगर हम मैग्नेट्स की बात करें तो दो मैग्नेट्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट्स की मैग्नेटिक फील्ड होती है, इस मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में जो है वो इंटरेक्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर जो है वो मैं मैग्नेट रखूँ और यहाँ पर मैं कोई चार्ज रखूँ और इनमें रिपल्शन या अट्रैक्शन का फिनोमिनन हो। नो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लाइक फील्ड जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी। जैसे कि अगर इस पॉजिटिव चार्ज के पास में कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आऊँगी, तो उस सूरत में ये दोनों आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, इसका मतलब कि ओनली लाइक फील्ड्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो बच्चों, आपने परेशान नहीं होना कि ये इतना लंबा टॉपिक या क्या होगा। ये एक्चुअली क्या है कि आपकी बुक में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये सारे पॉइंट्स शफल हैं, बहुत ज़्यादा मेस हैं, तो उनको मैंने जो है वो पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने जो है वो लेके आ रही हूँ। दूसरा ये कि इसको आपने इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है अच्छे तरीके से, और इनको जो है वो अंडरस्टैंड कर लेना है लाजमी। ऑलराइट, चलें जी, अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ 3D रीजन। 3D रीजन का क्या मतलब है? इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक चार्ज है, सपोज ये जो है वो एक चार्ज है, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये देखें, पॉजिटिव चार्ज है।
अब ये जो चार्ज है इसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऊपर ऊपर है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ है। उसको शो करने के लिए मैंने ये इस तरह से जो है वो स्टिक्स लगाई हुई हैं। इनका कुछ और भी मकसद है, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। तो 3D रीजन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर तरफ जो है वो पूरी स्पेस में होती है। ऐसा नहीं कि एक तरफ यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ हर तरफ जो है वो मौजूद होती है। इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ 3D रीजन और स्पेस। ऑलराइट, अब चलते हैं जी हम 5th पॉइंट की तरफ। इलेक्ट्रिक चार्ज हैज़ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेदर अनदर चार्ज इज प्लेस्ड नियर इट और नॉट। मतलब कि अगर एक चार्ज है हमारे पास, तो उस चार्ज के इर्द गिर्द उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद होगी, चाहे मैं उसके पास कोई दूसरा चार्ज लेके आऊँ या ना आऊँ। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज की अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो किसी दूसरे चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। तो इसलिए जो चार्ज है वो क्या होगा, उसकी जो है वो अपनी फील्ड मौजूद होगी, जब चाहे हम उसके पास कोई दूसरा चार्ज लेके आए या ना लेके आए। ऑलराइट जी, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है हाउ टू डिटेक्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हमने कह दिया कि चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है, लेकिन उसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट करेंगे, देखते हैं। हमारे पास जो है वो एक चार्ज है, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज। मैं इस चार्ज को नाम दे देती हूँ क्यू चार्ज का। ठीक है, अब इस चार्ज की कोई ना कोई फील्ड मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ठीक है, अब चूंकि हमने डिटेक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो पीछे मैंने एक पॉइंट बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज की मौजूद होगी। यानी चार्ज अगर मौजूद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, चाहे कोई दूसरा चार्ज हो या ना हो। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है कि आया इस चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, चेक भी तो करना है ना, तो उसके लिए एक और चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, हम कंसीडर करते हैं एक और चार्ज, अभी आपको समझ आ जाएगी इस बात की। एक और चार्ज जो है वो क्यू नोड लिया हमने, क्यू नोड, दिस इज़ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज है ये। हम इस टेस्ट चार्ज क्यू नोड को जब इस जो आपका चार्ज है क्यू, इसके पास लेके, ये टेस्ट चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज नहीं है, ये वो चार्ज है जिसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है डिटेक्ट करना है। तो इस टेस्ट चार्ज को जब लेके आऊँगी मैं इस पॉजिटिव चार्ज क्यू के पास, तो जैसे ही मैं इसके पास लेके आई इसको, तो क्या हुआ, सपोज मैं यहाँ पर लेके आई, तो अब क्या हुआ, अगर तो मुझे महसूस हुई रिपल्शन, यानी ये चार्ज मैंने इधर लेके आई इस चार्ज को, तो ये चार्ज जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, इसने इधर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हुई है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से इधर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया इसने। इसका मतलब ये है, इस चार्ज ने चूंकि इधर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है, तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हुई है। दिस इज़ द इंडिकेटर। इसने डिटेक्ट किया कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के पास टेस्ट चार्ज लेके आए हैं हम, तो इस चार्ज की भी तो कोई ना कोई फील्ड मौजूद हो, इस चार्ज की भी फील्ड है। इन दोनों फील्ड्स ने जब आपस में इंटरेक्ट किया, तो ये वाला जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो, जिसकी वजह से टेस्ट चार्ज जो है वो मूव करना शुरू कर दिया, उसने राइट तरफ मूव किया। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज की कोई ना कोई फील्ड मौजूद थी, तभी तो उन दोनों चार्जेस को अभी इन कांटेक्ट भी नहीं लेके आए, पास जोड़ा भी नहीं है, उससे पहले ही वो मूव करना शुरू कर दिया टुवर्ड राइट। इसका मतलब ये है कि इस चार्ज की फील्ड मौजूद थी। अब समझ आइए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चार्ज जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने डिटेक्ट करनी है उसके पास एक टेस्ट चार्ज
क्यू नोड लेके आएंगे तो जैसे ही इसकी मोशन होगी उसकी मोशन से हमें पता चल जाएगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस चार्ज के इर्द गिर्द मौजूद है। अब क्वेश्चन आपके जहन में ये आया होगा कि मैम वर्ड यूज़ करिए टेस्ट चार्ज का। टेस्ट चार्ज क्या होता है? तो बच्चों टेस्ट चार्ज बेसिकली ऐसा चार्ज होता है जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि जब हम उसे किसी दूसरे चार्ज के पास लेके आएँ तो ये वाला टेस्ट चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। मसलन अगर मैं इस टेस्ट चार्ज की जगह कोई दूसरा चार्ज क्यू ही ले आती तो क्या होता? सपोज मैं इसके ऊपर टेस्ट चार्ज नहीं इसके पास लेके कोई और लेके आई हूँ और उसकी ज़ाहिर है जब दूसरा चार्ज लेके आई हूँ तो डेफिनेटली जो उसकी फील्ड है वो भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे मैं इसके पास लेके आई हूँ तो आपको पता है हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि एक चार्ज अगर इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये इसके ऊपर भी फोर्स जो है वो लगाएगा। दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मौजूद होती है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दोनों मूव कर जाएंगे। ठीक है, दोनों मूव करेंगे। लेकिन अगर जो है वो टेस्ट चार्ज होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि टेस्ट चार्ज जो है वो इस फील्ड को जो कि क्यू की फील्ड है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा बल्कि उसकी इन्फ्लुएंस में खुद मूव करेगा। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज की समझ आ गई होगी आप लोगों को कि टेस्ट चार्ज जो है वो ऐसा चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, इसलिए वो दूसरे चार्ज की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता। ऑलराइट, to detect the presence of electric field around a charge Q, a test charge Q naught must be placed near that charge। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको पहले बता दी है। अच्छा जी, दो स्टेप्स हैं इसके। पहला स्टेप क्या है? द चार्ज Q प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। जैसे कि यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, चार्ज Q जो है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? द फील्ड ऑफ Q यानी इस चार्ज Q की जो फील्ड है दैट विल इंटरेक्ट विद द चार्ज Q नॉट, यानी इस चार्ज की फील्ड इस चार्ज के साथ क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी टू प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन क्यू नोड, यानी क्यू नोड पे जो है वो फोर्स लगाएगी। क्योंकि ये दोनों जो चार्जेस हैं वो लाइक चार्जेस हैं तो फिर यहाँ पर कौन सी फोर्स लगेगी? रिपल्सिव फोर्स लगेगी विच इज़ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। ठीक हो गया? तो बच्चों ये जो है कि दो स्टेप्स जो हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको डिटेक्ट कैसे किया जा सकता है उसके ये दो स्टेप्स हैं। ये जो है वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो आ जाते हैं बच्चों को, और बच्चों को पता ही नहीं होता ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से नोट कर लेना है। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ टू मेजर इट एट अ पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है उसको किसी भी पॉइंट पर हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी डेली लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आजकल समर सीज़न है एंड देयर इज़ वेरी हॉट आउटसाइड, सो ये सन है, ठीक है ना, सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है जैसा कि आजकल है। अब अगर एक पर्सन है वो यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, यानी सूरज के नीचे, और एक पर्सन जो है वो घर के अंदर है, ठीक है, और वो घर के अंदर बैठा हुआ है, तो क्या इन दोनों के लिए सूरज की जो तपिश है, हीट है, वो दोनों के लिए इक्वल होगी? कैसा होगा? नो। जो बाहर वाला है वो ज़्यादा हीट फील करेगा और जो अंदर वाला है वो कम हीट फील करेगा। इसी तरह अगर एक पर्सन जो है वो हाउस के अंदर है और रूम में जो है वो एसी ऑन है, तो एसी ऑन है तो क्या पूरे रूम के अंदर जो है वो कूलिंग जो है वो इक्वली होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एसी के पास जो है वो ज़्यादा ठंडी हवा आती है, दूर जो है वो इतनी ठंडी हवा नहीं आती। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारे पास एक जो है वो हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं एक चार्ज दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज Q,
डेफिनेटली इसकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है, ठीक है। अब अगर मैंने इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट पर, सपोज मैंने जो है उसकी फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर जो है वो फाइंड आउट करनी है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ पॉइंट ए का। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नोड को लेके आऊँगी। क्यू नोड टेस्ट चार्ज जब लेके आऊँगी तो डेफिनेटली टेस्ट चार्ज जब इस चार्ज क्यू की इन्फ्लुएंस में आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी, बिकॉज बोथ आर लाइक चार्जेस, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स होगी। अब अगर मैं एक और पॉइंट कंसीडर कर लेती हूँ, वो पॉइंट मैं कंसीडर कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देती हूँ पॉइंट बी का। इस पॉइंट पर अगर मैंने फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट, चले मैं थोड़ा सा दूर कर लेती हूँ आपकी ईज के लिए, ताकि बच्चों आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक पॉइंट मैंने ये कंसीडर किया था। अब मैं एक और पॉइंट कंसीडर कर लेती हूँ पॉइंट बी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने इस पॉइंट पर जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट बी पर जो है टेस्ट चार्ज क्यू नोड को लेके आऊँगी। तो जैसे ही क्यू नोट टेस्ट चार्ज जो है वो क्यू की फील्ड की इन्फ्लुएंस में आएगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगी। अब फोर्स की यहाँ पर ज़्यादा हो रही है या यहाँ पर हो रही है, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड से मैं पता चल जाएगा फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। अच्छा जी, अब फोर्स के मैग्नीट्यूड से फील्ड स्ट्रेंथ का पता लगेगा, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। The force acting per unit test charge Q नोट, ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होगा, F इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हम डिफाइन कर रहे हैं ना, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज Q नोट, ठीक है। चलें, इसको अभी मैं वेक्टर क्वांटिटी नहीं लिखती, हमें पता है फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया हुआ है। चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जब हम वेक्टर को, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जब हम वेक्टर को डिवाइड करेंगे स्केलर से तो कौन सी क्वांटिटी आएगी, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑलराइट, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है जी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस तरफ डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की, सेम उसी डायरेक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी वही होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे तो हर अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव है तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन कुछ और होगी, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है उस केस में कुछ और होगी, तो ये वेरी करता है। सपोज हमारे पास एक चार्ज जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज जो है वो नेगेटिव है, तो इस सूरत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो इस डायरेक्शन में होगी। ऑलराइट, हाँ जी, इसका यूनिट क्या है जी, चूँकि ये है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। पर यूनिट चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम। चार्ज लिया हमने दैट इज़ Q और दूसरा चार्ज है जी Q नोट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है दैट इज़ द वैक्यूम। R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। चूँकि दोनों चार्जेस जो हैं वो पॉजिटिव हैं, रिपेल करेंगे, तो इसलिए जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन है ये वाली।
अब दोनों जो चार्जेस हैं उन दोनों के दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, कूलम्स फोर्स भी जिसे हम कहेंगे। तो कूलम्स फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम जो है वो हमने पिछले टॉपिक में की थी, जो प्रीवियस मैंने लेक्चर आपको डिलीवर किया था। तो वो क्या थी कूलम्स फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम? F इज इक्वल्स टू, हाँ जी याद आ गई होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम Q1 और Q2 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो चार्ज लिए हैं वो कौन से लिए हैं? Q और Q नोड। तो फिर यहाँ पर हम कौन सा यूज़ करेंगे? Q एंड Q नोड। ठीक हो गया। अभी हम बात करें फोर्स जो है, चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन अभी हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, वेक्टर की हम बात नहीं कर रहे। अगर वेक्टर होता तो साथ उसके हम यूनिट वेक्टर भी लगाते। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस पॉइंट पर वो क्या होगी? वी नो दैट E इज इक्वल्स टू F ओवर Q नोड। सो E इज इक्वल्स टू F की वैल्यू क्या है जी इन केस ऑफ वैक्यूम? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q नोड ओवर R स्क्वायर, और साथ में ये तो F की वैल्यू पुट की है हमने अभी, साथ में डिवाइडेड बाय Q नोड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो Q नोट जो है वो Q नोट से क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। पीछे हमारे पास बचा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q ओवर R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम। ठीक है, अब अगर आप गौर करो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला आया 1/4 पर एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर। लेकिन जो कूलम्स लॉ था उसमें फ़र्क क्या था? यहाँ पर दो Q थे, Q1 एंड Q2, और यहाँ पर Q सिर्फ एक ही चार्ज है। इसका मतलब ये जो चार्ज Q है ना, इसकी इंटेंसिटी जो है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? दिस वन। ठीक है, दूसरी बात अगर आप गौर करें तो यहाँ पर E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के। इसका मतलब ये कि बिल्कुल कूलम्स फोर्स की तरह, कूलम्स फोर्स में भी हमने यही देखा था कि F जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/R स्क्वायर के। मतलब अगर चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ाते जाते थे तो कूलम्स फोर्स क्या होती जाती थी? कम होती जाती थी। बिल्कुल इसी तरह अगर चार्जेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डिक्रीज़ करती जाएगी। यही बात हमें ये वाला फॉर्मूला बता रहा है। अब कितना डिक्रीज़ करेगी? अगर आपको MCQ आ जाए कि अगर जो है वो दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए, यानी R जो है वो 2 टाइम्स कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, तो आपकी E पे क्या फ़र्क पड़ेगा? E जो है वो क्या होगी? E जो है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो, चूँकि ये आपने क्या किया? 2 टाइम्स किया, यानी E इज़ इक्वल्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर लें 2R स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? E इज़ इक्वल्स टू 1/4R, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/4R स्क्वायर। इसका मतलब ये है डिस्टेंस को डबल करने से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो 1/4 टाइम्स जो है वो क्या हो गई? डिक्रीज़ कर गई। आधी नहीं, 1/4 टाइम्स डिक्रीज़ की है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना वो आपने MCQ के लिए जो है वो अपने माइंड में रखनी है। ये तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो उसके मैग्नीट्यूड की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, चूँकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस लिहाज से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, चूँकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया, तो साथ में उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर R नॉट भी R हैट के साथ जो है वो हम उसको शो करेंगे। ठीक हो गया, तो ये आपने जहन में रखना है। अगर जो है वो मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं आता,
ठीक है। और अगर वेक्टर इटसेल्फ है तो वेक्टर का साइन भी आएगा, साथ में जो है वो डायरेक्शन का जो है वो यूनिट वेक्टर भी शो होगा। अब एक एडिशन जो है वो आपकी बुक में ये बात नहीं है, लेकिन चूँकि ये मैं बता देती हूँ आपको थोड़ी सी हमारे प्रीवियस टॉपिक से जो है वो रिजेम्बलेंस करके इसकी, कि अगर हम जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करें उस केस में, पहले तो हमने ये सिनेरियो देखा ना जब आपका दो चार्जेस के दरमियान मीडियम वैक्यूम है, अगर दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो कोई डाइलेक्ट्रिक हो, डाइलेक्ट्रिक मैंने पहले भी बताया था आपको, कोई इंसुलेटर हो जाए, इन दो चार्जेस के दरमियान जो है वो कोई इंसुलेटर हम रख दें, कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें, तो उस केस में इलेक्ट्रिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उस केस में इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इन केस ऑफ मीडियम कह लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कूलम्स फोर्स क्या हुई थी डाइलेक्ट्रिक, दो चार्जेस के दरमियान डाइलेक्ट्रिक आने से कूलम्स फोर्स जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम डिक्रीज की थी ना, तो सेम वही उसी तरह ही ई जो है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा क्यू ओवर बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे। मतलब ये कि ये जो आपका एप्सिलॉन आर है ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। यानी अगर जो है आप इन दो चार्जेस को दरमियान जो मीडियम है वो वाटर रख लेते हैं, या आप इन दो चार्जेस को वाटर के अंदर रख लेते हैं, ठीक है, तो फिर वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो है जी 78